इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट समझते हैं एमएस एक्सेल के बेसिक्स और फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम समझ रहे होंगे कि हम एमएस एक्सेल में काम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। इस लेक्चर में हम इन नोट्स को समझ रहे होंगे और इन नोट्स में आपको डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट कीज भी मिल जाएंगे और मल्टीपल शॉर्टकट कीज होंगे जिनके थ्रू आप एमएस एक्सेल में तेजी से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा जा रहा कि एमएस एक्सेल का जो फाइल है इसे हम बुक और वर्क बुक भी कह रहे होते हैं, या तो फिर कहीं पे भी आपको मिल सकता है एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, शीट, एमएस एक्सेल बुक या तो वर्क बुक। तो समझ ले ओवरऑल यहाँ पे एमएस एक्सेल की फाइल की बात हो रही है। जो वर्क बुक है एमएस एक्सेल का, इसके इनसाइड आपको शीट्स मिलेंगे। तो वर्क बुक कम्बिनेशन होता है शीट्स का, और 255 हम स्प्रेडशीट और शीट्स क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल वर्क बुक के इनसाइड। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा ले, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या कुछ भी, तो उसमें हमने हमेशा फाइल क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की यूज करना है Ctrl+N। तो एमएस एक्सेल में भी जब भी हमने नया फाइल क्रिएट करना है तो Ctrl+N। एमएस एक्सेल में नया शीट क्रिएट करने के लिए हम Shift+F11 का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एमएस एक्सेल का एक शीट मौजूद है और ये शीट आ रहा है एक बुक के इनसाइड और वर्क बुक के इनसाइड। तो हमारे पास इस वक्त एक ही शीट मौजूद है। हम यहाँ से मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस फाइल को सेव करते हैं तो हमारे पास एक फाइल निकल के आ जाएगा। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इस फाइल के इनसाइड हमारे पास एक शीट मौजूद है। अगर एक शीट होगा, हम यहाँ से और शीट क्रिएट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 शीट से 3 शीट से वगैरह। एमएस एक्सेल का यहाँ पे जो वर्क बुक है वो कॉम्बिनेशन होता है शीट्स का, और शीट के ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं। नया शीट चाहिए तो प्लस सिंबल से आप नया शीट क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी शीट डिलीट करना है तो आप उस शीट पे राइट क्लिक कर ले, डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, और अगर हमें शीट शॉर्टकट की के थ्रू क्रिएट करना है तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे, F11 की प्रेस करेंगे। जैसे कि इस वक्त शीट नंबर 5 है, तो Shift+F11 से हम शीट नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं। 6 हमने डिलीट किया था, और इसी तरह हम मल्टीपल शीट्स Shift+F11 के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शीट को डिलीट करना है तो उस शीट पे आप राइट क्लिक कर ले, डिलीट हो जाएगा। या तो मल्टीपल शीट्स एक साथ डिलीट करने हैं तो आप एक शीट पे क्लिक कर ले, शिफ्ट के साथ आप दूसरे शीट पे क्लिक कर ले जहां तक आपको सिलेक्शन करनी होगी। इनमें से किसी भी एक शीट पे आप राइट क्लिक कर ले तो डिलीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डिलीट पे क्लिक करने से वो शीट्स डिलीट हो जाएंगे। पहले हमने एक शीट पे क्लिक कर लिया, उसके बाद दरम्यान में बहुत सारे शीट्स को स्किप करके हमने लास्ट वाली शीट पे क्लिक कर लिया। और उसके बाद किसी भी शीट पे आप राइट क्लिक करोगे तो डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल शीट्स को डिलीट कर सकते हो। एमएस एक्सेल में अगर आपको नया फाइल क्रिएट करना है तो Ctrl+N से हम नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये पुराना फाइल हम यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे कहा जा रहा कि जो स्प्रेडशीट है वो बना हुआ है टेबल से, और टेबल बना हुआ है रोज और कॉलम से। टेबल यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है कॉलम्स और रोज का, और किसी भी पॉइंट पे अगर कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट और खुद को काट रहे होते तो उस पॉइंट पे एक सेल क्रिएट हो जाता है। हर एक पॉइंट पे रो और कॉलम एक दूसरे को काट रहे होते हैं और वहाँ पे सेल बन जाता। तो जहाँ पे भी आप सेल हॉरिजॉन्टली काउंट करते हो तो हॉरिजॉन्टली सेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन्हें हम रो कहते हैं। वर्टिकली सेल्स का रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसे हम कॉलम कहते हैं। सेल के इर्द गिर्द जो लाइन आपको मिल जाती है उन्हें हम ग्रिड्स कहते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे शीट की तरफ। इस शीट पे आप गौर कर ले तो इसमें आपको टेबल मिलेगा। ये बॉक्सेस सारे टेबल की निशानदेही होती है, तो इसमें आपको टेबल मिलेगा। तो इसका मतलब शीट यहाँ पे बना हुआ है एक टेबल से। जितने भी शीट्स आप यहाँ से क्रिएट कर ले उन सब में आपको टेबल ही मिलेगा। अब इस टेबल में आपको रोज और कॉलम्स मिल जाते हैं। रोज क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो छोटे डब्बे आपको दिख रहे हैं यही डब्बा आपके पास सेल कहलाता है। पर अगर आप सेल्स को कुछ इस तरह से काउंट करते हो कि ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, इसी तरह आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वर्टिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेल्स का इन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम ए है, ये कॉलम बी होगा, ये कॉलम सी होगा, इसी तरह आगे चलते जाए। अगर हम सेल्स को कुछ इस तरह से काउंट करते हैं कि ये हमारे पास सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, और इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेशन होगा सेल्स का इन्हें हम रो कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है। इसी तरह ये सेकंड रो होगा, ये थर्ड रो होगा, ये फोर्थ रो, और इसी तरह आगे चलते जा सकते हैं। तो एक सिंगल यहाँ पे जो टेबल है वो बना हुआ है रोज और कॉलम से, और किसी भी पॉइंट पे अगर रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे, जैसे कि ये सी कॉलम है और ये बनेगा हमारे पास 7, ये यहाँ पे एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे तो यहाँ पे एक सेल बन जाता है। अब सेम इसी तरह इस पॉइंट पे भी ये काटेंगे तो यहाँ पे एक सेल फिर बन जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते तो वहाँ पे एक सेल बन जाता। अब सेल पे आप गौर कर ले तो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस मिल जाते हैं और ग्रिड्स मिल जाते हैं। जो ब्लैक कलर के आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं इन्हें हम ग्रिड्स कहते हैं, और यही ग्रिड आपको यहाँ पे सेल दिखा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा जा रहा कि एक सिंगल यहाँ पे जो शीट है उसके इनसाइड आपको 16,384 कॉलम्स मिलते हैं, 1,48,576 रोज मिलेंगे। इन दोनों को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो तो एक सिंगल शीट के इनसाइड और स्प्रेड शीट के इनसाइड आपको 17,17,98,69,184 सेल्स मिलते हैं। रोज और कॉलम्स को कंफर्म करने के लिए हमें शॉर्टकट कीज आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए कीबोर्ड ताकि आपको ये शॉर्टकट कीज दिख सके। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और आगे की तरफ हमें कॉलम वाइज जाना है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, दूसरे से तीसरे कॉलम में, तो हम राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। राइट एरो के थ्रू हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको वापस पीछे आना है, प्रीवियस कॉलम की तरफ जाना है, तो आप लेफ्ट एरो प्रेस कर सकते हो। लेफ्ट एरो के थ्रू आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में पीछे आ सकते हो। डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप एक रो से दूसरे रो में शिफ्ट हो सकते हो। अप एरो प्रेस करोगे तो वापस आप रोज में ऊपर जा सकते हो और पीछे जा सकते हो। पर अगर हम इस तरह ये एरो पकड़ के रखें तो लास्ट तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 16,384 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे जो 4 एरोज है, इन 4 एरोज के साथ हम कंबाइन करेंगे कंट्रोल। तो कंट्रोल की पकड़ के रखे, आप यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर ले तो आप लास्ट वाले कॉलम की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये 2 एरोज मिल जाएंगे। जो स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसके थ्रू आप आगे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये XFT, इसके आगे कोई और कॉलम नहीं होगा। इसी तरह लास्ट रो की तरफ जाने के लिए हमने कंट्रोल की पकड़ के रखना है और फिर डाउन एरो, तो ये लास्ट रो हमारे पास आ जाएगी। अब ये XFD कौन सा कॉलम होगा इसे कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे जो कॉलम के टाइटल और हेडिंग्स है और हेडर्स है, जो लेबल होते हैं ABC, ये हमें कन्वर्ट करना है 1 2 3 में नंबर्स में। तो इसके लिए फाइल पे क्लिक कर ले, ऑप्शंस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपको फार्मूलाज की तरफ जाना है और वर्किंग विद फार्मूलाज में R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इस पे हमने चेक लगाना है। जैसे ही चेक लगा लिया, इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा कि लास्ट कॉलम आपके पास इस नंबर पे रहेगा और ये लास्ट रो होगी। तो कॉलम और रोज हर एक पॉइंट पे एक सिंगल सेल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल सेल एक सिंगल स्प्रेडशीट में कितने होते वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाता है कि आप इस वक्त कौन से सेल में मौजूद है। R मतलब रो, तो ये रो रहेगी और इसके बाद C आ रहा है, C मीन्स कॉलम, और इसके बाद ये कॉलम रहेगा। अब अगर हमें वापस टॉप पे जाना होगा तो कंट्रोल की पकड़ के रखना है अप एरो, और हमने सबसे पहले सिलेक्शन, कंट्रोल की पकड़ के रखना है अप एरो और कंट्रोल की पकड़ के रखना है लेफ्ट एरो। इससे वापस हम स्टार्ट में आ जाएंगे। ये नंबर मुझे वापस हटाना है, मुझे रेफरेंस टाइप ABC में चाहिए कॉलम्स का। तो इसके लिए फाइल, ऑप्शंस, और यहाँ पे फार्मूलाज, ये वापस अनचेक करके हमने यहाँ से ओके चूज़ करना है। तो वापस यहाँ पे ABC हमें मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे टैब की प्रेस कर ले तो टैब की के थ्रू भी आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करने से आप वापस प्रीवियस आ सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर ले तो एंटर की से भी आप एक रो से दूसरे रो में जंप कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करने से आप वापस रोज में प्रीवियस जा सकते हैं। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आप यहाँ पे शॉर्टकट कीज में इंड और होम की भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए होगा तो मैं सिलेक्शन करूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ NCS और फिर कंट्रोल के साथ एंटर करता हूँ। तो जितना रेंज सेलेक्ट किया होगा उस पूरे रेंज में ये डेटा आ जाएगी। अब अगर हमें ये डेटा पूरा सेलेक्ट करना होगा या डेटा के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, ये डेटा के लास्ट में आपको जंप करा देगा। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ये डेटा के लास्ट में आपको कुछ इस तरह से जंप कराएगा। सेम इसी तरह अगर आप इसके साथ शिफ्ट की कंबाइन कर ले, राइट एरो, एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, सिंगल कॉलम में सेल सेलेक्ट हो रहा है, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट कंबाइन करके राइट एरो तो ये लास्ट तक आपका डेटा आपको सेलेक्ट करके दे देगा सभी कॉलम्स में। इसी तरह रोज में तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो इस तरह आप डेटा को सेलेक्ट भी कर सकते हो। वहीं पे हम यहाँ पे अगर अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करते हैं तो एंड की के थ्रू आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एंड मोड इनेबल हो चुका है। हमने यहाँ पे सिर्फ एंड की प्रेस कर लिया तो एंड मोड इनेबल हो चुका है। इसके बाद राइट एरो, तो हम यहाँ पे डेटा के लास्ट में आ चुके, फिर वापस एंड की, और अगर डाउन एरो तो हम यहाँ पे डेटा के लास्ट में आ चुके। पर अगर हम वापस एंड की और फिर राइट एरो तो हम यहाँ पे शीट के लास्ट में आ चुके। होम की प्रेस करने से हम वापस स्टार्ट में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप नेविगेशन कर सकते हैं MS एक्सेल के स्प्रेडशीट के इनसाइड। MS एक्सेल में जब भी आप एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करते हो तो इसे हम रेंज सिलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हो तो ये एक सेल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल की पकड़ के रखें और क्लिक करते जाए। जिन सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है आप एक साथ इस तरह मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हमें रेंज सेलेक्ट करना हो तो कुछ इस तरह से आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखे, खींच ले, तो ये हमने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह और भी रेंज हमें सेलेक्ट करने हो तो कंट्रोल की पकड़ के रखे, इस तरह खींच ले, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल रेंज सेलेक्ट कर लिए और इनको हम यहाँ पे एक ही साथ किसी भी टाइप के फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो एक से ज़्यादा सेल्स को जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसे हम फिर रेंज सिलेक्शन कहते हैं। अगर आप रेंज में डेटा को फिल करना चाहते हो, जैसे कि एक्सेल में हमने यहाँ पे लिखा NCS और मुझे यहाँ पे
कुछ इस टाइप का इन सभी सेल्स में NCS लिखना है और नसीब कोड स्टूडियो लिखना है। तो इसके लिए ये फर्स्ट सेल में हम सिर्फ लिखेंगे NCS और उसके बाद हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखना है, एंटर प्रेस करना है। तो जितने सेल्स हमने सेलेक्ट किए थे इस रेंज में, कंट्रोल एंटर के साथ सभी सेल्स में वो डेटा फिल हुआ जो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल में लिखा था। तो इससे हमारा जो टाइम है वो बचत हो जाएगा। अब डेटा को रिपीट करने के लिए आप यहाँ पे ड्रैग हैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग हैंडल क्या होता है, किसी भी सेल पे आप क्लिक कर ले और इस सेल पे आप गौर कर ले तो यहाँ पे 3 कॉर्नर्स इस सेल के आपको सेम दिखेंगे, पर यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर होगा जिसमें आपको डॉट दिखेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे डेटा को नीचे की तरफ रिपीट करना है जो भी डेटा आपने इस सेल में लिखा है, तो आप इस ड्रैग हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ड्रैग हैंडल। हमने यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NCS और मुझे ये डेटा यहाँ पे रो नंबर 14 तक चाहिए। तो अब यहाँ पे बार बार लिखने की बजाय आप इस सेल पे क्लिक कर ले, ड्रैग हैंडल पे पॉइंटर लेके जाए, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखे इस तरह खींच ले। MS एक्सेल में एक और चीज़ याद रख ले कि यहाँ पे जो आपको पॉइंटर मिलता है ये 3 शक्ल में आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हमने इस सेल पे क्लिक कर लिया, वैसे ही यहाँ पे जो प्लस मोटा सिंबल आपको दिख रहा है इसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये डेटा सेलेक्ट करना हो तो लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखूँगा, इस तरह खींचूंगा, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है, इस तरह खींचना है। इस वक्त जो पॉइंटर दिख रहा है इसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लो और अगर इसके बॉर्डर पे आप पॉइंटर लेके जाओगे तो 4 एरोज बन के आ जाएंगे। अब ये जो 4 एरोज है इसके थ्रू आप यहाँ पे ये वाला जो सेल है इसे मूव कर सकते हो, इस तरह उठा सकते हो अपने हिसाब से कहीं पे भी रखने के लिए। अगर आप यहाँ पे सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और प्लस सिंबल बन के आ जाएगा। इसके थ्रू हम यहाँ पे ड्रैगिंग कर सकते हैं और इसे हम ड्रैग हैंडल कहते हैं। अगर हम इस तरह राइट की तरफ लेके जाएंगे तो जो भी डेटा इस सेल में था राइट की तरफ चला गया, इसी तरह लेफ्ट, और इसी तरह आप अप साइड पे भी डेटा को इस तरह रिपीट कर सकते हो। अब ड्रैग यहाँ पे खत्म नहीं होता, ड्रैग से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। कंट्रोल A और हम यहाँ पे डेटा को डिलीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर रखा और इस सेल को मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ। कुछ मजीद सेल्स हम सेलेक्ट करते हैं और इनको कुछ भी हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। अब मान लो ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो एक दफ़ा आप फॉर्मेटिंग बना ले, वही फॉर्मेटिंग आप आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग हैंडल के थ्रू रिपीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर ले, ड्रैग हैंडल के थ्रू ये पूरा रेंज सेलेक्ट करने से आपको यहाँ पे इन सभी का एक कंबाइंड ड्रैग हैंडल मिल जाएगा। इस पर आप पॉइंटर लेके जाए और लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखे इस तरह खींच ले, तो सेम फॉर्मेटिंग बाकी सेल्स में यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लेता हूँ और मुझे 1 2 3 चाहिए, तो वैसे ही अगर हम इसे ड्रैग कर ले तो हमें 1 1 मिलेगा। पर अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं और दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो हमें 1 2 3 मिल जाएगा। क्योंकि MS एक्सेल को पता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा और फिर 4 लिखा, मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। तो MS एक्सेल को पता है कि 2 के डिफरेंस क्रिएट करके हमें बाकी नंबर्स जनरेट करने। तो इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये बन गया आपके पास 2 का टेबल। इसी तरह मुझे 7 का टेबल चाहिए, तो 7 का टेबल हमने 2 तक खुद पढ़ना है और इसके बाद दोनों को सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट सेल और दूसरा सेल दोनों को इस तरह सेलेक्ट करना है। तो ये रेंज सिलेक्शन और इसके बाद ड्रैग हैंडल के थ्रू इसे ड्रैग करते हैं। अगर मुझे 19 का टेबल चाहिए तो 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38, फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह हमने इसे ड्रैग करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे 10 तक सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर ले वापस और ड्रैग करते जाए। ये वही जिस तरह आपने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया था वही सेम डिफरेंस के साथ आगे ये ड्रैग करता जाएगा। अगर आपको ये 1 2 3 चाहिए तो आप ड्रैग हैंडल के साथ कंट्रोल की भी कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, इस तरह खींचेंगे तो आपको ये नंबर दे देगा। और अगर हम यहाँ पे जनवरी लिख लेते हैं JAN, ये जान नहीं जनवरी होगा, और हम यहाँ पे इसे ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ पे मंथ्स के नाम मिल जाएंगे। पर अगर आप चाहते हो सिर्फ मुझे हर एक सेल में जनवरी चाहिए तो कंट्रोल के साथ इसे कुछ इस तरह से ड्रैग कर लो, ये हर एक सेल में आपको सिर्फ जनवरी दे देगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा MAR तो इसका मतलब आपको आगे भी मंथ के नाम चाहिए, तो ड्रैग करने से आगे मंथ के नाम आपको मिल जाएंगे और ड्रैग करते जाए ये वापस रिपीट कर देगा। पर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे मार्च चाहिए, नीचे ड्रैग करना है मार्च को, तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करोगे तो वही सेम डेटा जो फर्स्ट सेल में लिखा है वही आपको यहाँ पे रिपीट होता ये दे देगा। अब अगर हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, मान लो ये रेंज मुझे इस जगह से मूव करना है, तो हम यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कहीं पे भी इस तरह रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके बॉर्डर से इसे पकड़ के रखा, 4 एरोज जब बन जाएंगे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो, यहाँ पे मैंने रखा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये रिप्लेस कर लेगा ये 1 1 1 को। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ से उठ के आ गए और 1 1 को इसने रिप्लेस कर लिया, कंट्रोल Z। पर अगर हम इसके बॉर्डर से इसे पकड़ के रखें और कंट्रोल के साथ इसे उठा के यहाँ पे रख ले तो यहाँ पे हमने इस डेटा का डुप्लीकेट निकाल दिया। और फिर हम इस डेटा को अगर पकड़ के रखें और शिफ्ट के साथ मैं इस तरह उठा के इसे यहाँ पे रख लूँ
जो डेटा मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ उठा के यहाँ पे लाया, वो डेटा यहाँ पे पुराने डेटा का जगह ले चुका है, पर रिप्लेस नहीं किया, उसने बाकी डेटा को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया। अब अगर वापस ये डेटा मैं उठा के शिफ्ट के साथ इस तरह उठा लूँ और जैसे ही कॉलम का सिंबल बनेगा मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूंगा, तो इसने यहाँ पे खुद के लिए अलग सा कॉलम क्रिएट कर लिया, पुराना डेटा इसने यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया। तो कुछ इस तरह से आप अपना टाइम बचत कर सकते हो ड्रैग हैंडल के साथ। अगर हम यहाँ पे डेटा को यहाँ पे राइट क्लिक के थ्रू इस तरह ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि कॉपी सेल, फर्स्ट सेल को यहाँ पे कॉपी कर लो, राइट क्लिक के थ्रू आप इस तरह ड्रैग कर लो। आपको कहा जा रहा है फिल सीरीज़, वो फिल सीरीज़ मीन्स कि 1 लिखा हुआ आ रहा है तो आप 2, 3, 4, 5 इस तरह बाकी डेटा यहाँ पे फिल करा दो। और अगर हम फिर राइट क्लिक के साथ इसे यहाँ पे ड्रैग कर लें तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिलहाल इस सेल में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे इसे फॉर्मेटिंग दे दें, बाकी सेल्स में हमें फॉर्मेटिंग चाहिए सेम कलर का, तो राइट क्लिक के साथ हम ड्रैगिंग कर रहे हैं, तो राइट क्लिक ड्रैग, तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे बाकी सेल्स को भी फर्स्ट सेल का फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक के साथ वापस ड्रैग कर लें तो कहा जा रहा है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, पर जो डेटा इसमें आ रहा है वो बाकी सेल्स में फिल किया जाए। और फिर वापस राइट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैश फिल सीरीज, ये आपको ऑप्शंस में आगे सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ड्रैग हैंडल का प्रैक्टिस था वो हो चुका है। नेक्स्ट समझते हैं कि आप कैसे कॉलम्स को और रोज को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक और शीट क्रिएट कर लिया। इस शीट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन, और फिर नेक्स्ट शीट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिशन, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। टेब की के थ्रू मैं आगे जा रहा हूँ और लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं डिवीजन। अब यहाँ पे अगर हम इन सेल्स पे गौर कर ले तो डिवीजन और एडिशन हमें पूरा दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे जो लेटर्स है वो कट रहे हैं। अब इन्हें ठीक करने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका कि आप यहाँ पे इन दोनों हेडर्स के बीच में जो ब्रेकर आपको दिख रहा है इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो एक और अलग शक्ल का आपके पास पॉइंटर बन के आ जाएगा जो कि डबल एरो होगा। लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखिए, इस तरह खींच ले। खींचने से आप यहाँ पे कॉलम का जो विड्थ है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। इसी तरह रोज का भी जो विड्थ है वो कस्टमाइज करने के लिए रो के हेडर्स के बीच में आप पॉइंटर लेके आएंगे, इस तरह खींचेंगे। यहाँ पे मैं वापस चाह रहा हूँ कि जितना डेटा आ रहा है इस रो में उतना ही यहाँ पे इस रो को जगह मिलना चाहिए, तो रोज के बीच में कर्सर लेके जाए, डबल एरो जैसे ही बनेंगे डबल क्लिक कर ले तो जितना इस रो में डेटा होगा उसी के हिसाब से इसे हाइट मिलेगा। सेम इसी तरह इस कॉलम में जितना डेटा है उसके हिसाब से इस कॉलम को विड्थ मिलना चाहिए, तो इसे ऑटो यहाँ पे फिट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जितना इसमें डेटा आ रहा है उतना ही यहाँ पे ये जगह लेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से कॉलम को इस तरह विड्थ दे सकते हो या तो डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हो। अब अगर आपको नया कॉलम क्रिएट करना है, जैसे कि एडिशन से जस्ट पहले मुझे यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे नहीं, हमने इसके हेडर पे राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट नाम का, क्लिक कर लो तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह मुझे इस वाले रो से जस्ट ऊपर एक रो चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 पे जो हमें रो का नंबर दिख रहा है इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो इसे जस्ट पहले हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट होते दिख जाएगी और मिल जाएगी। डिलीट करने के लिए वापस यहीं पे राइट क्लिक कर लो, आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक कर लो, आपको डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी होता है, तो आप कॉलम को सेलेक्ट कर ले, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+ की प्रेस कर ले, इससे आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। कंट्रोल- की प्रेस कर ले, इससे आप कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। ये सेम शॉर्टकट की आप यहाँ पे रोज के लिए भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल+ से रो ऐड हो जाएगा, कंट्रोल- से रो डिलीट हो जाएगी। सेल को एडिट करने के यहाँ पे 3 तरीके होंगे। तो किसी भी सेल में डेटा आ रहा है और आपने उस सेल का डेटा एडिट करना है, तो डायरेक्टली अगर हम उस सेल को सेलेक्ट करके डेटा टाइप करने लगेंगे, जैसे कि यूट्यूब और फिर चैनल, तो देखोगे तो जो पुराना डेटा इसमें आ रहा था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे यूट्यूब चैनल ने उस डेटा को रिप्लेस कर लिया। तो हम यहाँ पे कंट्रोल Z से आप पीछे जा सकते हो, अंडू, और कंट्रोल Y से आप वापस आगे आ सकते हो, रीडू। कंट्रोल Z और Y का यूज़ करके आप MS एक्सेल के इनसाइड आगे और पीछे जा सकते हैं। पर मान लें मुझे यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो के आगे ही वो डेटा ऐड करना है, तो इस सेल को एडिट करने के 3 तरीके। सबसे पहला तरीका, इस सेल पे डबल क्लिक कर ले, कर्सर आ जाएगा, कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट कर लेगा। तो कर्सर इस वक्त यहाँ पे पड़ा है, मैं यहाँ पे लास्ट में इसे रख के फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ें लिख लेता हूँ, फिर एंटर करेंगे तो डेटा यहाँ पे एडिट हो चुका है। दूसरा तरीका कि आप सेल को सेलेक्ट कर ले, अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर ले, F2 की से डायरेक्ट कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट कर लेगा और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं टीचिंग यू और एंटर। तीसरा तरीका कि आप सेल को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे ऊपर आपको मिल रहा होगा फार्मूला बार आपको दिखा रहा होता है कि जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उसमें क्या आ रहा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सेल है, मैं इक्वल लगा के 10 + 10 लिखता हूँ। अब इस सेल में मुझे 20 दिख रहा है, मैं समझूंगा कि इसमें सिर्फ 20 लिखा हुआ आ रहा है, पर फार्मूला बार हमें इसके बिहाइंड जो भी फंक्शन या फार्मूला होगा वो हमें दिखा रहा है। तो हमें कहा जा रहा है कि जो 20 आपको दिख रहा है ये 10 + 10 का कम्बिनेशन है। अब अगर हम इस सेल पे क्लिक करते हैं तो इस सेल में जो भी डेटा होगा वो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा। तो हम यहाँ पे लास्ट में वापस क्लिक करते, क्लिक करने के बाद टीचिंग यू MS एक्सेल,
एंटर करने के बाद यहाँ पे आप गौर कर ले कि इसी सेम सेल में यहाँ पे लास्ट में कुछ मजीद टेक्स्ट का एडिशन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम सेल में डेटा को एडिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है, जो भी टाइप करना है डिलीट करना है, या तो पैर F2 की प्रेस कर लो, या तो पैर ऊपर फार्मूला बार से आप इस सेल को यहाँ से एडिट कर सकते हो। और सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से यहाँ पे ये क्रॉस और चेक का सिंबल भी आपको मिल जाता, जिसके थ्रू आपने ये एडिटिंग अगर ख़त्म करना है तो ये ऑप्शन, तो जो भी आपने चीज़ें इसमें एडिट की होंगी वो कैंसिल हो जाएंगे, या तो फिर अगर आपने वो एडिटिंग एक्सेप्ट करके ये जो एडिटिंग है इसे क्लोज करना है तो ये ऑप्शन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन तब हो जाती है जब फार्मूला और फंक्शन की बारी आ जाती है। फार्मूला और फंक्शन होता क्या है ये हम यहाँ पे समझ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फार्मूला एंड फंक्शन। फार्मूला आपके पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। इसके अलावा आपको कैरेट का सिंबल मिल जाता, उसके बाद आपको परसेंटेज। ओवरऑल ये ऑपरेटर्स आपके पास फार्मूला कहलाता। इनके थ्रू जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करके कैलकुलेशन कर लिया। तो फार्मूला यहाँ पे यूज़र क्रिएट करता है, हम खुद क्रिएट करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। पर फंक्शंस MS एक्सेल हमारे लिए कुछ कमांड्स क्रिएट कर लेता है, जैसे कि सम, जैसे कि इफ़, जैसे कि मिन, मैक्स और प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे लिखते हैं सम इफ़। ये आपके पास फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का यूज करके MS एक्सेल हमारे लिए कैलकुलेशन करता, और यहाँ पे फार्मूलाज में जो ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम खुद का फार्मूला क्रिएट करके खुद अपने हिसाब से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, फंक्शंस में MS एक्सेल हमारे लिए कैलकुलेशन करता है, फार्मूला में हम खुद अपने लिए कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। फंक्शन और फार्मूला में जो कॉमन होगा वो आपके पास इक्वल सिंबल आता है। तो फंक्शन और फार्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल सिंबल से। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल लगा लूंगा, मैंने यहाँ पे 10 से 2 को माइनस करना है तो मैं 10 लिख लेता हूँ, फिर माइनस और फिर यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, एंटर करूँगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। पर यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को स्टार्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वल। सेम इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे सम कमांड यूज़ करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू SUM सम। नेक्स्ट हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है पैरामीटर्स देने के लिए, तो शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 9 की प्रेस करने से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। सम फंक्शन को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल डेमो है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10, फिर कोमा, फिर लिख लेंगे 20 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 30 दिख जाएगा। पर यहाँ पे और कर ले कि हमने सम से पहले इक्वल लगा लिया और यहाँ पे भी हमने नंबर से पहले इक्वल लगा लिया, तो इन दोनों में यहाँ पे जो कॉमन है वो इक्वल है। तो जब भी आपको फार्मूला और फंक्शन स्टार्ट करना है, स्टार्ट में इक्वल लगाना हमें ज़रूरी समझना है। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे MS एक्सेल में रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता। तो MS एक्सेल इसके लिए हमें फंक्शन और कमांड दे देता है जिसके थ्रू हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। रैंडम नंबर्स को जनरेट करके हम उसके ऊपर फंक्शंस का और फार्मूलाज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से नंबर टाइप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा, फिर 2 टाइप करूँगा और फिर दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह ड्रैग करेंगे, फिर इस साइड पे कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो इसमें हमें बहुत टाइम लग जाता। अब ड्रैगिंग के लिए आपको ये भी मिल जाता कि आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, इस तरह आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग कर सकते हैं और इसे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर सकते हैं और डाउन साइड की तरफ भी इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो आप इस तरह चारों डायरेक्शन में डेटा को ड्रैग कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ये 4 की 4 से ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो चारों को सेलेक्ट करके आपको कंबाइंड ड्रैग हैंडल मिलेगा, इसे आप चूज कर ले और इस तरह ड्रैग कर ले। डेटा को नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए और राइट की तरफ ड्रैग करने के लिए आपको शॉर्टकट की भी मिल जाती। 4 सेल्स है, इन्हें मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये नीचे के सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे ऊपर का जो डेटा है वो नीचे वाले सेल्स में यहाँ पे ड्रैग हो चुका है और रिपीट हो चुका है। सेम इसी तरह अगर मुझे राइट साइड की तरफ ये डेटा फिल करना है तो कंट्रोल R, सबसे पहले ये 4 सेल सेलेक्ट, फिर इस तरह आगे की तरफ सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल R से आप राइट साइड की तरफ ड्रैगिंग करते हो और डेटा को रिपीट करते हो। लेफ्ट साइड की तरफ डेटा को रिपीट करने के लिए आपको खुद इस तरह से मैनुअली ये डेटा रिपीट करना होगा। सेम इसी तरह अगर आपको यहाँ पे अप साइड की तरफ डेटा को रिपीट करना है तो वो भी आपको कुछ इस तरह से मैनुअली करना होगा। फिलहाल यहाँ पे हम कर्सर रख के कंट्रोल A और डेटा को हम यहाँ पे करते हैं डिलीट। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे MS एक्सेल में कि रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करना है। तो इसके लिए MS एक्सेल हमें एक फंक्शन और कमांड दे देता है जिसके बेस पे हम रैंडम नंबर्स जनरेट करके उसके ऊपर फंक्शंस और फार्मूलाज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम खुद से लिखेंगे रैंडम नंबर्स, जैसे कि मैंने 1 लिखा, कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर मिलेगा। कंट्रोल के साथ इस साइड पे ड्रैग करूंगा तो वही सेम नंबर इस साइड पे इसने रिपीट कर लिए, तो हर कॉलम में मुझे सेम नंबर्स मिल रहे हैं। पर मान लें हमारा रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि हमें नंबर्स 100 और 10 के बीच में चाहिए, 10 और 100 के बीच में चाहिए रैंडम नंबर्स। तो इसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है। फंक्शन का नाम है इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो हमने सिर्फ RAND लिखा तो यहाँ पे फंक्शंस की आपको लिस्ट मिल जाएगी जो इसके साथ मैचिंग होगा। इसमें से हमने फंक्शन चूज करना है जो 3rd नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते हैं। डाउन एरो प्रेस करने से रैंड बिटवीन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपने टैब की प्रेस करना है, तो टैब की से ये यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा और ब्रैकेट भी इसने खुद आपको स्टार्ट करके दे दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पैरामीटर्स का बताया जा रहा कि फंक्शन आपसे मांग क्या रहा है। सबसे पहले बॉटम वैल्यू मांग रहा है, तो बॉटम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा 10 और फिर कोमा यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि टॉप वैल्यू मुझे बता दो, कहाँ पे स्टॉप करना है ये नंबर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। हम कह रहे हैं कि बॉटम वैल्यू हमारे पास होगी 10 और टॉप वैल्यू हमारे पास होगी 100। 10 और 100 के बीच में हमें रैंडम नंबर्स चाहिए। इसके बाद इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 और 100 के बीच में 65 मिल चुका है। डबल क्लिक करेंगे तो रैंड बिटवीन का मतलब ये है कि रैंडम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 100। अब अगर मुझे रैंडम नंबर्स इन सेल्स में चाहिए तो इस तरह इसे ड्रैग कर सकते हैं और इसी तरह से हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो हमने एक ही सेल में फंक्शन यूज़ कर लिया, बाकी सेल्स में उस फंक्शन को रिपीट करने के लिए हमने ड्रैग हैंडल का यूज़ कर लिया। तो गौर कर ले, हर एक सेल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उस सेल में हमें यहाँ पे ये फंक्शन दिख रहा होगा। किसी भी सेल पे आप डबल क्लिक करके ओपन कर ले तो उसमें आपको ये फंक्शन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे ये डेटा वापस डिलीट करता हूँ। अब अगर इस पूरे रेंज में मुझे वो फंक्शन फिल करना है तो वही रेंज फिल आपको शॉर्टकट की आती होगी = रैंड, और फिर यहाँ से फंक्शन डाउन एरो से चूज़ करते हैं, टैब की प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि 1 से लेकर 1000 के बीच में मुझे रैंडम नंबर्स दे दें। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करूंगा और कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो जितने भी सेल्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे उनमें यहाँ पे नंबर्स, रैंडम नंबर्स जनरेट हो चुके हैं और फिल हो चुके हैं। अब अगर हम किसी भी सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो उसमें हमें फंक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा इसके बिहाइंड इस फंक्शन का काम है। ये आपको 1 से लेकर 1000 के बीच में ये वाला नंबर दे रहा है। पर जब भी हम इस शीट में काम करेंगे, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, एंटर करूंगा तो बार बार ये नंबर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अगर हमें ये नंबर्स फिक्स करने, इसके बिहाइंड जो फंक्शन मौजूद है वो ख़त्म करना है, मुझे सिर्फ ये नंबर्स चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले ये पूरा रेंज हमने सेलेक्ट करना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखे सी प्रेस कर ले। कंट्रोल सी से आपको यहाँ पे डैश्ड वाले यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएंगे और इसका मतलब कि आपने ये डेटा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने अपने कीबोर्ड से सिर्फ ऑल्ट एक दफ़ा प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद नेक्स्ट हमने अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करना है, फिर एस प्रेस करना है, तो ये छोटी सी विंडो आ जाएगी। इस विंडो को लाने के लिए एक और शॉर्टकट की होगी कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और इसके बाद यहाँ से वी प्रेस कर लें, ये सेम विंडो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें हमने ऑप्शन चूज़ करना है वैल्यूज़ नाम का। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले से फंक्शंस मौजूद है, अब इसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें ये वैल्यूज़ पेस्ट करने, फंक्शन हटाने। तो वैल्यूज़ चूज़ करके ओके पे क्लिक करेंगे और इसके बाद किसी भी सेल पे आप पॉइंटर लेके जाएं, एस्केप की प्रेस करने से ये बॉर्डर्स हट जाएंगे। किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लें और डबल क्लिक कर ले तो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू दिखेगी। अब वो फंक्शंस यहाँ पे हट चुके हैं। अब अगर आप कहीं पे भी डेटा कुछ नया टाइप कर लें, ये डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा और ये नंबर्स चेंज नहीं होंगे। ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटल्स हो जाते हैं हमारे एक्सेल के कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम MS एक्सेल के ऑपरेटर्स पढ़ने वाले।